अब कुछ और ट्रैप की बात करते हैं, बुल ट्रैप और बेयर ट्रैप जो होते हैं। ये कोई मेरी रेंज है, ठीक है। यहाँ पर ये कोई मेरी रेंज है। ऐसा स्ट्रक्चर आपने बहुत बार देखा होगा, हो सकता है यहाँ से थोड़ा सा ऊपर चला जाए, हो सकता है यहाँ से थोड़ा सा नीचे चला जाए। कि कोई भी स्टॉक किसी सेम रेंज में बहुत टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है, एक रेंज फॉर्म कर रहा है जिसमें ऊपर वाले पॉइंट को रेजिस्टेंस पॉइंट और नीचे वाले पॉइंट को सपोर्ट पॉइंट, ऊपर वाले पॉइंट को रेजिस्टेंस और नीचे वाले पॉइंट को सपोर्ट, कि जहां से प्राइस बार बार रिएक्ट कर रही है कन्वेंशनल ट्रेडर्स के अकॉर्डिंग वो पॉइंट हो जाता है जो सपोर्ट मिल रहा है इसको। जहां से प्राइस बार बार नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ वाला, ऊपर की तरफ सपोर्ट करने वाला ये सपोर्ट, और नीचे की तरफ बार बार पुश करने वाला ये रेजिस्टेंस पॉइंट, ये वाला रेजिस्टेंस पॉइंट। ऐसा यदि फॉर्मेशन होता है तो उसमें ये मानते हैं कि यदि ये सपोर्ट लेवल ब्रेक हुआ तो यहाँ से बियरिश मूव आना शुरू हो जाएगा, यहाँ से बियरिश मूव आना शुरू हो जाएगा, सेलिंग की अपॉर्चुनिटी बनेगी। सुना है ये कि एक नेकलाइन ब्रेक हो गई है, एक नेकलाइन ब्रेक हो गई है, यहाँ पर तुरंत से पहले सेल कर देना चाहिए। टीवी पर बहुत सुनने को मिलता होगा, बट यहाँ पर यदि हमारे पास कोई डिमांड जोन का स्ट्रक्चर है, यहाँ पर ये डिमांड जोन का स्ट्रक्चर है, रैली बेस रैली, और प्राइस ने ये रेंज ब्रेक करी और इस रेंज को ब्रेक करने के बाद, इस रेंज को ब्रेक करने के बाद यदि वो इस तरह के डिमांड जोन में आता है, इस तरह के डिमांड जोन में आता है, तो ये जो इसमें ब्रेक डाउन आना था, जो नेकलाइन ब्रेक होकर प्राइस नीचे आनी थी, वो बिल्कुल फेल हो जाएगा, फेक ब्रेक डाउन कहलाएगा, प्राइस यहाँ से ऊपर चली जाएगी। इसको बोलते हैं बेयर ट्रैप। जहां पर नोवाइस ट्रेडर जो होते हैं या कन्वेंशनल ट्रेडर होते हैं वो यहाँ पर शॉर्ट करते हैं, और हम एज ए डिमांड सप्लाई ट्रेडर, यदि डिमांड जोन है तो हमेशा ऐसा नहीं होगा, यदि प्राइस में रोकने के लिए ही कुछ नहीं है तो वो रेंज में नीचे आ ही जाएगा, अपन भी ऐसा करते ही हैं, ये नीचे आ ही जाएगा। बट क्योंकि नीचे उसे रोकने के लिए एक पोटेंशियल वाला डिमांड जोन है, नीचे इसे रोकने के लिए पोटेंशियल वाला डिमांड जोन है, तो यहाँ से ये अप मूव भी आ सकता है, ये जो ब्रेक डाउन होना था वो ब्रेक डाउन फेल भी हो सकता है। हम एज ए प्रोफेशनल ट्रेडर, एज ए डिमांड सप्लाई ट्रेडर यहाँ पर सेलिंग की मिस्टेक कभी भी नहीं करेंगे। दूसरा होता है बुल ट्रैप। बुल ट्रैप में भी कुछ इसी तरह के फॉर्मेशन होते हैं। ये अप मूव डाउन हुआ है सेम रेंज में, और यहाँ पर यदि ये ऊपर वाली रेंज ब्रेक हो गई, ऊपर वाली रेंज को हम जनरली रेजिस्टेंस पॉइंट कहते हैं ना, रेजिस्टेंस पॉइंट मतलब जहां से प्राइस बार बार नीचे आ रही है, जहां से प्राइस बार बार नीचे आ रही है रेजिस्टेंस पॉइंट बन रहा है, और ये यदि रेंज ब्रेक होती है तो यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस हैं या ब्रेकआउट आने के चांसेस हैं। हम भी ऐसा करते हैं कि कोई रेंज ब्रेक होती है तो उसमें ब्रेकआउट आ जाएगा, बट वो सब कुछ होता है कि प्राइस रिएक्ट कहाँ से कर रही है और ऊपर उसे रोकने के लिए कोई सप्लाई जोन है या नहीं। ये सारी चीजें तभी तो हम ब्रेकआउट कब मानते हैं, जब ऊपर रोकने के लिए कुछ नहीं है। यदि वहीं पे ऊपर इसमें रोकने के लिए है कोई सप्लाई जोन तो ब्रेकआउट फेल हो जाएगा, फेक ब्रेकआउट बोलेंगे उसको। ये ड्रॉप स्ट्रॉप, और यहाँ पर हाँ रिटेलर्स यहाँ पे पुट ही बाय करते हैं, इस तरह की रेंज में ये यहाँ पर कॉल बाय करते हैं, और नीचे जब ये रेंज ब्रेक होती है, जैसे हम बेयर ट्रैप बोलते हैं, वहां पे पुट बाय, और ये हो गया बुल ट्रैप।
प्राइस इस रेंज में पहुंची, ये वाली रेंज में पहुंचे और ये वाली रेंज में पहुंचने के बाद यहाँ से नीचे आ गए। ठीक है, जहां पर लोग इस नेकलाइन को ब्रेक होने, रेजिस्टेंस पॉइंट के ब्रेक होने पर बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे, हम भी देखेंगे। यदि ऊपर कोई सप्लाई जोन नहीं हुआ तो, ऊपर यदि कोई सप्लाई जोन होता है तो हम बिल्कुल इस वाले ट्रेड को ब्रेकआउट के लिए नहीं देखेंगे, इसे अपोजिट कर देंगे, या फिर हम इसे ट्रेड करेंगे नहीं यदि हमारा ट्रेडिंग सिस्टम अलाउ नहीं करता है। तो ट्रेडिंग सिस्टम, ट्रेडिंग का जो सिनेरियो हम जो लोग देखते हैं टॉप डाउन अप्रोच, हम ट्रेड नहीं करेंगे। एटलीस्ट इस फेक ब्रेकआउट से तो बच जाएंगे, फेक ब्रेकआउट से तो बच जाएंगे ना, यदि हमें पता चल गया कि ऊपर कोई पॉइंट है जो इसे रोक सकता है। तो ये हो गया बुल ट्रैप, बुल ट्रैप एंड बियर ट्रैप। समझ में आए ये बुल ट्रैप एंड बियर ट्रैप? ये एस्कॉट का चार्ट है, इसमें काफी टाइम से, जैसा अभी आई थिंक अंबुजा सीमेंट में चल रहा है, काफी टाइम से एक रेंज बन रही थी ये वाली। ये रेंज ब्रेक की इस वाली कैंडल ने, यहाँ पर ब्रेक डाउन एक्सपेक्टेड था, प्राइस गैप डाउन भी हुई है, ऐसा नहीं कि प्राइस गैप डाउन नहीं, प्राइस गैप डाउन में हुई, बट ये ब्रेक डाउन यहाँ पर ब्रेकआउट में चेंज हो गया इस रैली बेस रैली के डिमांड की वजह से। और ये ऑल टाइम हाई पर अच्छी एक्साइटिंग कैंडल के साथ बना हुआ डिमांड था, हालांकि हाई टाइम फ्रेम से कोइंसाइड नहीं कर रहा था, बट फिर भी ये ब्रेकडाउन ब्रेकआउट में कन्वर्ट हो गया। ओके, अभी जैसे अंबुजा सीमेंट में हो रहा है, बहुत टाइम से एक ही रेंज बन रही है। अब देखते हैं ये रेंज बन कहां से रही है। पहले ईयरली का चार्ट जो कि एक तरह से ऑल टाइम हाई के पास बना हुआ है, स्टॉक डिमांड में नहीं आया है। हाफ ईयरली पर भी कोई डिमांड नहीं है, क्वार्टरली का ये डिमांड ब्रेक हो चुका है। ज्यादातर सीमेंट सेक्टर के चार्ट आप देखोगे, ये समझ लो ये आपका होमवर्क है। जिस टाइम पे रशिया यूक्रेन वॉर हुआ था, उस टाइम उसके जस्ट बाद ही 7-8 मार्च के टाइम पे प्राइस निफ्टी डिमांड जोन में आ गया था, मार्केट डिमांड जोन में आ गया था। उस टाइम पर ऊपर के सभी लेवल से ब्रेक हुए थे। अभी मेरे लिए अंबुजा सीमेंट एक मंथली के सप्लाई जोन में चल रहा है। ये मंथली सप्लाई जोन है, वीकली का ये स्ट्रक्चर है, इस वाले सप्लाई जोन को यहाँ पे ब्रेक कर चुका है और कहीं बीच में ये वाले पॉइंट से चल रहा है। ऊपर बैक टू बैक दो सप्लाई जोन है ना वीकली, और काफी टाइम से कंसोलिडेशन चल रहा है। हो सकता है ये कंसोलिडेशन ब्रेक हो, ये जो रेंज बन रही है ये रेंज यहाँ से ब्रेक हो जाए, और ब्रेक होने के बाद वैसे ज्यादातर मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि मैं तो इसमें टू बी वेरी फ्रैंक कि नॉन डायरेक्शनल हूँ अभी, कि ब्रेकआउट भी आ सकता है, ब्रेक डाउन भी आ सकता है, जिसके लिए ऑप्शन की स्ट्रेटजी होती है कि कहीं तो एक तरफ अच्छा अप मूव या डाउन मूव आने वाला है, इस तरह से। बट यदि यहाँ से अप मूव आया तो ये वाला पॉइंट, ये ट्रैप करने, ये वाले पॉइंट पर सेलिंग की बजाय ये वाला पॉइंट ट्रैप करने के लिए सही है, ये वाला एरिया। और यहाँ से यदि ब्रेक डाउन आता है तो ये वाला पॉइंट बाइंग के लिए सही, जैसा स्कॉट में हुआ था। दोनों ही लेवल में बता रहा हूँ, बट ऐसा नहीं कि ये रेंज ब्रेक हुई तो फिर सेल करने लग जाओ, ऊपर वाली रेंज ब्रेक हुई तो बाय करने लग जाओ, ऐसा नहीं करना। हमारा बाइंग पॉइंट और सेलिंग पॉइंट ऑलवेज डिमांड या सप्लाई ही रहेगा। हम इस वाली चीज से ट्रैप नहीं हो कि यार एक रेंज ब्रेक हो गई है सेल करो, हो सकता है 10-15 पॉइंट मिल जाए, बट आगे की आदतें तो खराब हो जाएगी ना, वो काम हमें नहीं करना है। समझ में आया? सिप्ला, ये जो हमने मंथली का डिमांड जोन पहले से मार्क कर रखा है, मंथली ये रैली बेस रैली डिमांड जोन, क्वार्टरली का भी रैली बेस रैली डिमांड जोन, वीकली का ये स्ट्रक्चर जो शायद कल ही मार्क किया हो, और डेली का ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट। क्या मैं कह सकता हूं ये एक बहुत टाइम का एक रेजिस्टेंस सपोर्ट पॉइंट बना हुआ था, ये रेंज जो बनी हुई है ये एक बहुत टाइम की रेजिस्टेंस पॉइंट बनी हुई थी, कह सकते हैं ना ऐसा। अब यदि ये रेंज ब्रेक होती है तो यहाँ पर एक ब्रेक डाउन एक्सपेक्टेड होता है कि ब्रेक डाउन आएगा एज ए कन्वेंशनल ट्रेडर। बट इस डिमांड में आते ही वो ब्रेकडाउन फेल भी तो हो सकता है ना।
ये वाला पॉइंट एक तरह से सपोर्ट का पॉइंट है, ऊपर वाला पॉइंट ये जो बन रहा था एक रेजिस्टेंस का पॉइंट है। यहाँ से प्राइस ऊपर गई, यदि ऊपर ये ऑल टाइम हाई है, यदि यहाँ पर सप्लाई जोन होता तो ये फेल भी हो जाता। हुआ है बहुत बार भारतीय एयरटेल में। यहाँ पर यदि ये रेंज आती है तो ये ब्रेक डाउन फेल हो जाएगा। मेरे लिए पहला पॉइंट तो यही है बाय करने का। दूसरा पॉइंट ये नहीं कि बस अंधे होकर यहाँ पर हम लोग ब्रेक डाउन करने लग जाएं, बस शॉर्ट करें। ओके, भारतीय एयरटेल में मंथली का ये डिमांड जोन वीक, ओके, मंथली का अपना ये एरिया है जिसको ड्रॉप बेस वाली कह सकते हैं। वीकली का ये स्ट्रक्चर जिसने प्राइस को ऑल टाइम हाई दिया और डेली पर ये पॉइंट, इसकी बात करें क्या मैं कह सकता हूँ प्राइस जब इस रेंज में आएगी तो इस वाले एक सपोर्ट पॉइंट को ब्रेक करते हुए आएगी, जहां से प्राइस 1 2 3 4 टाइम्स बार बार ऊपर जा चुकी है। फिर भी यहाँ पर यही कहानी बनेगी कि एक सपोर्ट पॉइंट ब्रेक हुआ है, अब ये इस और ब्रेक डाउन आएगा, बट उसके ब्रेक डाउन की आ सकता था बिल्कुल, बट ब्रेक डाउन के नीचे ही क्वालिटी का डिमांड जोन है जो उसे रोक सकता है। ये वाला पॉइंट, ये वाला एरिया हमें इसे ट्रेड करना ही चाहिए। स्टॉप लॉस होना अलग बात हो जाती है, बट हम इसमें कोई कमी तो नहीं ढूंढ पाए। थोड़ा हम अग्रेसिव लेवल है क्योंकि हायर टाइम फ्रेम से कोइंसाइड नहीं कर रहा है, बट जो अभी अपोलो टायर में बताया कि वीकली का वही विदाउट बेस कैंडल वाला जोन और डेली पर प्रॉपर बेस कैंडल वाला जोन। अपोलो टायर में तो वीकली पर भी विदाउट बेस कैंडल था और डेली पर भी विदाउट बेस कैंडल वाला जोन था। समझ में आया ये पॉइंट कि किस तरह से हमें बुल ट्रैप और बेयर ट्रैप में नहीं फंसना है। अपने अच्छे डिमांड, कोई रेंज ब्रेक भी हो रही है तो होने दो, डिमांड जोन में आता है तो बाय कर लेंगे, सप्लाई जोन में आता है तो शॉर्ट कर देंगे, दैट्स इट। और डिमांड सप्लाई की क्वालिटी होनी चाहिए। ओके, क्लियर हुए ये पॉइंट्स जो अभी तक बताए हैं। हाँ, ट्रेंड डाउन होगा, अग्रेसिव एंट्री तो होगी ही, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। अब कुछ एक और पैटर्न्स हैं, लाइक आपने सुना होगा हेड एंड शोल्डर पैटर्न सुना होगा, कप एंड हैंडल सुना होगा, फ्लैग पैटर्न सुना होगा, कंसोलिडेशन, डबल टॉप, इस तरह के पैटर्न सुने होंगे ना आप लोगों ने। और हो सकता है ट्रेड भी किया हो और हो सकता है लॉस भी खाया हो इनमें। यस, फ्लैग पैटर्न, ये जितने भी तरह के, ये एक मेरे पास स्क्रीनशॉट है इस तरह के पैटर्न्स, हेड एंड शोल्डर, डबल टॉप, डबल बॉटम, ट्रिपल टॉप, ट्रिपल बॉटम, इस तरह से। और भी बहुत सारे होते हैं, हो सकता है 2 3 दिन की क्लास बन जाए इन पैटर्न्स के ऊपर, और लोग बनाते भी हैं। मतलब यूट्यूब पे भी सीखने को है, उसके अलावा क्लासेस भी बहुत सारी बना रखी लोगों ने, और लॉस भी बहुत सारा होता है। एक तो सीखने में आसान है, ये तो कुछ भी नहीं है, इसके अलावा बहुत सारे हैं। एक तो सीखने में बहुत आसान है, बहुत आसानी से सीखे जा सकते हैं, और इतनी पुरानी थ्योरी है कि सब लोग इसको यूज करके छोड़ चुके हैं। और टेक्निकल स्टडी के बारे में हमेशा ये कहा जाता है कि भाई कोई भी चीज यदि ज्यादा पुरानी हो जाती है, ज्यादा लोग उससे फेमिलियर हो जाते हैं, ज्यादा लोग उससे फेमिलियर हो जाते हैं तो वो काम करना बंद कर देती है। जितने भी फॉर्मेशंस हैं, ये जितने भी फॉर्मेशंस हैं, ये सभी फॉर्मेशंस अपने डिमांड सप्लाई से भी बन जाते हैं और डिमांड सप्लाई के आगे फेल भी हो जाते हैं। जैसे हम हेड एंड शोल्डर की बात करें, कुछ इस तरह का फॉर्मेशन होता है हेड एंड शोल्डर में। ये एक हेड बनाया प्राइस ने, उसके सॉरी, ये शोल्डर, ये हेड, और फिर उसके बाद ये शोल्डर, इस तरह से। और ये वाली रेंज जो ब्रेक हुई, ये वाली जो रेंज है जिसे नेकलाइन बोलते हैं, इसे बोलते हैं नेकलाइन, इस वाले पॉइंट को। यदि ये नेकलाइन ब्रेक होती है यहाँ से,
तो और ज्यादा डाउन मूव आएगा, उतना डाउन मूव एक्सपेक्टेड होता है जितना इस हेड में गैप है, उतना डाउन मूव यहाँ से एक्सपेक्टेड होता है। बट वहीं पे यदि मेरे पास पीछे कोई डिमांड जोन है, वो कहानी तो दूर की बात है, वहां से तो ये ब्रेकडाउन फेल हो ही जाएगा, ये डाउन मूव फेल हो ही जाएगा। ये मैं कहूं कि यहाँ पर ये एक रेंज है, उसके बाद ये अप मूव आया। यदि इसे डिमांड सप्लाई की थ्योरी में देखें तो ये डिमांड जोन यदि पावरफुल है, ये डिमांड जोन यदि पावरफुल है, तो हो सकता है ये सेकंड शोल्डर यहाँ पर बने ही नहीं, यहीं से प्राइस ऊपर चली जाए। ऐसा बहुत बार होता है, मतलब होने को तो बहुत बार ये भी होता है कि ये रेंज ब्रेक हो जाए, होने को बहुत बार ये भी होता है कि ये रेंज इस तरह से पूरी कंप्लीट बने ही ना, कंप्लीट बने ही ना। इनवर्स हेड एंड शोल्डर भी होता है। उसमें जिसको लोग हैंगिंग मैन भी बोलते हैं, और भी बहुत सारी तरह से अलग अलग तरह से लोग इसको बोलते हैं। यहाँ पे ये शोल्डर, ये हेड, और ये इस तरह से वापस से शोल्डर। लोग 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, जहां भी उनको दिखेगा जबरदस्ती उन्हें ये मार्क करना ही है, इस तरह का फॉर्मेशन। इसमें भी वही सेम कहानी है, यदि कोई सप्लाई जोन इधर पावरफुल है, ये वाला सप्लाई जोन पावरफुल है, तो ये वाला शोल्डर बन ही नहीं पाएगा, यहीं से प्राइस नीचे आ जाएगा। और ऐसा बहुत बार होता है, बहुत बार। और यदि प्राइस यहाँ से ऊपर जा भी रही है, ये इधर कोई सप्लाई जोन है, तो वो ब्रेक भी हो जाता है। ये एक तरह से डिमांड सप्लाई से ही बन रहे हैं, सारी चीजें जो बन रही हैं इनके फॉर्मेशंस डिमांड सप्लाई से ही हो रहे हैं, कंप्लीट फॉर्मेशंस। एक आपने सुना होगा कि कोई चैनल पैटर्न बना, चैनल ब्रेकआउट का नाम सुना है, इस तरह से, जिसे फ्लैग पैटर्न भी बोल देते हैं, कि यहाँ पर ये चैनल बन रहा है, ये चैनल यदि ब्रेक होगा तो ब्रेकआउट आ जाएगा। इस तरह से इन सारे फॉर्मेशंस की यदि मैं बात करूं, इस तरह के सारे फॉर्मेशन जो अभी यहाँ पर मैंने बताए थे, ये एक ही डायग्राम में आपको समझ आ जाएंगे। ये कोई स्टॉक का डिमांड जोन है, हायर टाइम फ्रेम का डिमांड जोन। प्राइस ने यदि इस हायर टाइम फ्रेम के डिमांड जोन को सेलिंग प्रेशर के साथ या विदाउट सेलिंग प्रेशर के साथ भी अप्रोच किया है, तो इसमें वी शेप रिकवरी आने के अलावा ज्यादा चांसेस तो ये है ना, इस तरह से रिकवरी आए, फिर डाउन भी आ रहा है, फिर कभी ऊपर जा रहा है, ऐसे होता है ना। इसी सारे फॉर्मेशन में, इसी कंप्लीट फॉर्मेशन में आपको चैनल ब्रेकआउट भी मिल जाएगा, की रेंज ब्रेक होती है तो चैनल ब्रेक हो रहा है, ब्रेकआउट आना है। यहाँ पर प्राइस का एक फॉर्मेशन जिसको हम फॉलिंग वेज बोलते हैं, इस तरह से ये ट्रेंड लाइन बनी, और ये ट्रेंड लाइन इधर की तरफ भी ऊपर की तरफ ब्रेक हो गई तो ब्रेकआउट, नीचे की तरफ ब्रेक हुई तो ब्रेक डाउन, ये भी देखने को मिल जाता है इसी कंप्लीट फॉर्मेशन में, जब प्राइस बहुत ऊपर तक जा रही है। ऐसे एग्जांपल्स बहुत सारे मिलेंगे। और वो ब्रेकआउट बनेगा या ब्रेकडाउन बनेगा, ये कंप्लीटली जोन के ऊपर डिपेंड करता है कि ये डिमांड है, हम ऊपर से देख रहे हैं तो ये सप्लाई है, ये डिमांड है या सप्लाई है, वो इसी के ऊपर डिपेंड करता है। इस कंप्लीट रेंज में ही आपको बहुत कुछ देखने को मिल जाएगा, ये सारे पैटर्न्स। तो हमें इन पैटर्न्स पर फोकस करने की जगह अपनी डिमांड सप्लाई पर फोकस ज्यादा करने की जरूरत है, डिमांड सप्लाई पर फोकस करने की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि ये कितने भी पढ़ लो कम नहीं पढ़ेंगे, कम ही नहीं पढ़ते हैं, कितने भी पढ़ लो। और इनकी प्रोबेबिलिटी वही 50-50% है, और कहो तो 40-60% है, इस तरह के पैटर्न्स की। और इनमें भी यदि कोई लोग पैसे बना भी रहे हैं, कोई लोग यदि पैसे बना भी रहे हैं इनमें, तो बहुत टाइम से इनको देखते आ रहे हैं, करते आ रहे हैं। अपन नए लोगों के लिए ये हो ही नहीं सकता, है ही नहीं। इन पर बिल्कुल भी ध्यान देने की जरूरत नहीं है। कुछ मैं पैटर्न्स बताऊंगा, उनको देखेंगे एक बार। ये देखिए, ये एक शोल्डर,
ये एक हेड और वापस से शोल्डर बनना था, ये एक शोल्डर बन गया, ये एक हेड बन गया और ये वापस एक शोल्डर बनना था। ये शोल्डर कंप्लीट नहीं हो पाया, ये ब्रेक हो गया यहाँ से इस ड्रॉप बेस रैली के इस गोल्डन क्रॉसओवर वाले डिमांड जोन की वजह से बन ही नहीं पाया, ये यहीं से ब्रेक हो गया और यहाँ से प्राइस में कितना अच्छा मूव आया है, प्रॉपर एरिया बना ही नहीं। इस वाले फॉर्मेशन की जगह आप क्यों ध्यान नहीं देते कि ये वाला जो प्राइस का ओरिजिन पॉइंट है या ये डिमांड जोन भी अच्छा है, तो यहीं से प्राइस चली जाएगी, यहाँ से भी तो प्राइस जा सकती है। हमें यही ध्यान देने की जरूरत है। अभी यहाँ पर यदि बात करें इस फॉर्मेशन के बारे में कि ये शोल्डर, ये हेड और वापस से यहाँ पर एक और शोल्डर बनता, हैंगिंग मैन जिसको बोलते हैं, इस तरह इसका फॉर्मेशन, ये भी बनते बनते रह गया, कंप्लीट बना ही नहीं है, ये यहीं से साइड में होगी, थोड़ी और नीचे आना था इसको। और यदि बात करें कि ये बन भी गया है तो ये रेंज, ये वाली जो रेंज है, ये रेंज ब्रेक होते ही ऊपर जाना और इसका इस वाले सप्लाई जोन से रुक जाना, इस वाले पॉइंट से रुक गया है ये सप्लाई जोन से। यहाँ पर जो हम लेवल ओवर द लेवल या ट्रैप लेवल की बात करते हैं वो सिनेरियो है। एक CUB, जो ट्रेंड लाइन की बात करते हैं ना, ट्रेंड लाइन की बात मतलब जितने भी पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स को सभी को मिला दो, जैसे ये वाले पॉइंट्स, ज्यादातर पॉइंट्स मिल गए, ये वाला लोअर पॉइंट मिला, ये वाला लोअर पॉइंट मिला, ये वाला पॉइंट मिला, ये वाला पॉइंट मिला, इनके लिए एक यहाँ पर एक कंट्रोल T से, कंट्रोल F से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दो, कंट्रोल T से ड्रॉ कर दो, ये तो फ्री लाइन है, बाकी कंट्रोल T से इस तरह से भी की जा सकती है। और ये जब ट्रेंड लाइन जो है नीचे की तरफ यदि इस तरह के फॉर्मेशन बन रहा है, ये ब्रेक हो जाती है तो उसके बाद इसमें ब्रेक डाउन एक्सपेक्टेड होता है। और यही ट्रेंड लाइन यदि ऊपर की तरफ बन रही है, जैसे ये बनी थी, ये इसको चैनल ब्रेकआउट भी कहते हैं, ये ट्रेंड लाइन यदि ऊपर की तरफ इस तरह से बन रही है, ऊपर जाती है इसमें ब्रेकआउट और नीचे आती है इसमें ब्रेकडाउन, ऊपर का ब्रेकआउट फेल हो गया इस सप्लाई जोन की वजह से, नीचे का ब्रेकडाउन फेल हो गया इस वाले डिमांड जोन की वजह से। यदि यही फॉर्मेशन, ये वाला जो फॉर्मेशन बन रहा है, बिल्कुल इसमें ब्रेकडाउन आ जाता, मेरा ये डिमांड जोन नहीं होता, हायर टाइम फ्रेम से कोइंसाइड डिमांड जोन नहीं होता, तो बिल्कुल होना ही था, आ जाता, कोई बड़ी बात नहीं, आता भी है, बट उसे रोकने के लिए डिमांड जोन है ना अपने पास, और यहाँ से ब्रेकआउट आता क्योंकि ऊपर सप्लाई जोन नहीं होता, तो ऊपर सप्लाई जोन नहीं होता, एक तरह से कह लीजिए कि लोअर लोज बनाते हुए ऊपर आ रही है, नीचे की तरफ आ रही है। और यहाँ पर अभी बात करें, ये जो हायर हाइज के पैटर्न इसमें बनने वाले हैं, वीकली पर ये स्ट्रक्चर बन रही है, डेली पर ये फॉर्मेशन बन रहा है, यदि ऊपर मेरे पास कोई सप्लाई जोन होता, मंथली पर कितना 170 पर सप्लाई जोन है, 20 पॉइंट्स ऊपर, वीकली का स्ट्रक्चर है, डेली का पॉइंट, यहाँ तक तो इसमें पूरे पूरे चांसेस हैं कि प्राइस ऊपर जाए। यदि इसी रेंज में कहीं सप्लाई जोन होता तो ये हायर हाइज भी इसमें फेल हो जाता, नहीं बनते ये वाले हायर हाइज। तो चार्ट पर उतनी ज्यादा पेंटिंग करने की जगह कि इसमें हम फ्लैग पैटर्न देखें या इसमें हम चैनल ब्रेकआउट देखें, सपोर्ट रेजिस्टेंस देखें, या कोई फॉलिंग वेज बना दें, हेड एंड शोल्डर बना दें, उतनी ज्यादा पेंटिंग करने से अच्छा है कि अपन सिर्फ डिमांड सप्लाई पे फोकस रहें, इन वाले पैटर्न्स पर ध्यान दें ही ना, इस तरह के पैटर्न्स पर ध्यान दें ही ना। नालको, नेशनल एल्यूमिनियम, एक कप एंड हैंडल का आपने सुना है नाम, कप एंड हैंडल पैटर्न, पहले तो ये देखें क्वार्टरली की ये कोई रेंज थी, मंथली पर यहाँ पर एक तरह से ये ऑल टाइम लो तो फॉर्म नहीं किया था, मंथली की इस वाली रेंज से, जो कि पहले से ऑलरेडी टेस्टेड डिमांड जोन था। अब यदि टेस्टेड डिमांड जोन से चल रहा है या ऑल टाइम लो से चल रहा है, अपने लिए तो सीधा फंडा है कि दो सप्लाई जोन ब्रेक होने पर ही हम कंफर्मेशन लेंगे, जो इसमें हुए भी, नेशनल एल्यूमिनियम ऐसे हुए भी, वीकली के फॉर्मेशंस की बात करें, ये जो फॉर्मेशन हुए यहाँ पर, ये हाई राइज का पैटर्न बनाते हुए ऊपर की सप्लाई जोन की रेंज ब्रेक हो ही गई है। अब मैं आता हूँ डेली पर, कप एंड हैंडल का जो फॉर्मेशन होता है, कप एंड हैंडल का जो फॉर्मेशन होता है वो कुछ इस तरह से होता है,
ये वाला फॉर्मेशन है और ये एक हैंडल बना, और यहाँ से यदि ये रेंज ब्रेक होती है, ये रेंज ब्रेक होती है, तो यहाँ से ब्रेकआउट इस तरह से। ये होता है कप एंड हैंडल। हमें ये कप एंड हैंडल ना ही कोई ऐसी क्रॉकरी की शॉप ओपन करनी है, ग्रोसरी की कोई ऐसी शॉप ओपन नहीं करनी है अपन को, ना ही हम होम साइंस सीख रहे हैं, और ना ही हम मजनू भाई की तरह पेंटिंग बनाना चाहते हैं। इनसे ठीक ये देखिए, ये फॉर्मेशन बताता हूँ मैं आपको। ये वही कप बन गया और वही हैंडल बन गया। हाँ, मतलब मजनू भाई की पेंटिंग आपने सबने देखी होगी वेलकम मूवी में। आपका कप एंड हैंडल बहुत बार टूटा है अब नहीं टूटेगा। ये आपको जो मैंने बताया है, पता नहीं किसने ढूंढा है, मुझे नहीं पता है किसने ढूंढा है, बट फेल कैसे होता है ये जरूर हमने ढूंढ रखा है। ये एक कप बन गया, ये इसका हैंडल बन गया। उसके बाद ये प्राइस में अपमूव। लोग यहाँ से बाय करते हैं और करना भी चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है करें। बट एज ए डिमांड सप्लाई ट्रेडर हम 47 पर यहाँ बाय करना हमारे लिए ठीक है, या ये वाली रेंज में हमने बाय कर लिया, फिर दोबारा सेकंड टाइम इस वाली रेंज में बाय कर लिया। हम तो इसको नीचे जैसे ही हमें कंफर्मेशन मिला, डेली का ये स्ट्रक्चर है, डेट देख लीजिए, नवंबर 2020, दिसंबर 2020, वीकली पर जाते हैं, वीकली नवंबर 2020। इस रैली बेस रैली के डिमांड प्राइस है यहाँ से ऊपर, फिर इस रैली बेस रैली के डिमांड प्राइस है यहाँ पर ऊपर। हर एक डिमांड फॉलो हो रहा है। हम तो इसमें पहले से ही ट्रेड लॉन्ग की इनिशिएट कर रहे थे। हमें ना तो इस हेड एंड शोल्डर, इस कप एंड हैंडल की जरूरत थी, ना किसी और प्लेट की जरूरत थी। और लोग क्या करते हैं, 5 मिनट पर 15 मिनट पर जहां भी मिलता है कि हाँ कुछ पैटर्न तो बना ही देना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करते हैं। हो सकता है उनकी ट्रेड चलती हो, बट हम इसे बिल्कुल प्रेफर नहीं करते, क्योंकि हमारे पास इन सब का वो पॉइंट है जिस वजह से ये बनते हैं। ये सारा फॉर्मेशन आपने देख लिया होगा, मंथली के डिमांड से ही हो रहा है, या लोअर एक रेंज से हो रहा है जिसमें हमें कंफर्मेशन मिल चुका है, एक लोअर रेंज से। L&T फाइनेंस हमने डिस्कस किया है ना, L&T फाइनेंस। L&T फाइनेंस में ये जो रेंज है, ये वाली रेंज, हायर पॉइंट्स को मैंने यहाँ पर मिला दिया। यदि लोअर पॉइंट्स भी मेरे पास मिलते तो मैं लोअर पॉइंट्स को भी मिला देता, इस तरह से। ये लोअर पॉइंट, ये हायर पॉइंट ब्रेक कहाँ पर हुए, ये वाले एरिया। यहाँ से इसमें एक ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड होता है कि यदि ये रेंज ब्रेक होती है, हायर पॉइंट यहाँ पर ब्रेक होता है, यहाँ से ब्रेकआउट आएगा। बट उससे पहले यदि स्टॉक ऑलरेडी किसी डिमांड से चल रहा है और उसमें 20 EMA से ऊपर इस तरह के फॉर्मेशंस होते हैं, ऊपर कोई सप्लाई जो नहीं होता है, तो हम उसमें मानते ही है ना। और यहाँ पर जहाँ 75 रुपीज पर बाय करने का मौका मिल रहा है, इसमें ब्रेकआउट की तरह से यहीं पे हम 60 रुपीज पर बाय करें या 65 रुपीज पर बाय करें एज ए डिमांड सप्लाई ट्रेडर, उनसे भी पहले, वो ज्यादा अच्छा रहेगा ना। ये एरिया जो बना मंथली के इस डिमांड, क्वार्टरली के इस डिमांड की वजह से बना। मंथली ये डिमांड, क्वार्टरली ये डिमांड, वीकली का ये स्ट्रक्चर, डेली का ये लास्ट ओरिजिन वाला पॉइंट, बिल्कुल कंप्लीट ओरिजिन पॉइंट है। यदि यहाँ पर किसी ने बिना किसी कंफर्मेशन के एंट्री करी है, वो अलग बात है। बट हम यदि 20 EMA के साथ भी देखें तो भी देख लीजिए आप, उससे पहले ही हम लोग बाय कर चुके हैं। और यदि ये कंप्लीट रेंज में कभी किसी ने बाय किया नहीं, तो ये दोबारा भी तो मौका मिल रहा है मुझे वीकली के इस डिमांड में ट्रेड करने का, डेली के इस रेंज में ट्रेड करने का, जिसके लिए एक और डेफिनेशन हो गई कि इसने इस रेंज को ब्रेक किया था, जिसके लिए मेरे पास एक और डेफिनेशन हो गई। तो इन सारी चीजों पे फोकस देखिए। जहां तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट की बात है, वो ठीक है, सही है, बहुत अच्छी तरह से काम करती है यदि हम डिमांड सप्लाई के साथ करते हैं तो। यदि हम डिमांड सप्लाई के साथ करते हैं तो रेंज ब्रेकआउट की बात है। बट बाकी के जितने भी पैटर्न है वो हमें कभी फॉलो नहीं करने चाहिए। जैसे ये एक पॉइंट था इंड्योरेंस में, ये एक हायर पॉइंट मैंने बना दिया। ये सारे फॉर्मेशन आपको याद है मंथली के डिमांड से हो रहा है। ये रेंज ब्रेक हुई, उसके बाद इसमें अपमूव आया। बट हम एज ए डिमांड सप्लाई ट्रेडर हमने बात करी थी कि हम लोग तो इस वाली रेंज के बाद ही इसमें बुलिश हो गए थे, क्योंकि हर एक डिमांड जोन फॉलो हो रहा था, 20 EMA से ऊपर फॉर्मेशन हो रहे थे।
तो कहीं ना कहीं इन सारी चीजों से आगे और पहले हैं हम डिमांड सप्लाई ट्रेडर। तो उन सारी चीजों पर, इस तरह के कन्वेंशनल पैटर्न्स पर चाहे जो भी बने, उन पर ध्यान देने की जगह यदि आप डिमांड सप्लाई पर और कंप्लीट जो आपको बताया उस पर ध्यान दोगे ना, तो आप हमेशा 2 स्टेप्स आगे ही रहोगे, पीछे नहीं जाओगे। उनका फेल होना भी बता दिया, चलना भी बता दिया, फॉर्मेशन भी बता दिया कि फॉर्मेशन भी डिमांड सप्लाई से हो रहा है, चल भी डिमांड सप्लाई की वजह से रहा है, और ब्रेक भी डिमांड सप्लाई की वजह से ही हो रहा है। ये सुप्रीम है, इसे सुप्रीम ही रखना है, ऑलवेज सुप्रीम रखना है। आया समझ? तो इन वाले ये जो ये जो पॉइंट्स हैं, इन पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की भी जरूरत नहीं है कि इनको अब डिमांड सप्लाई के साथ देखना ही पड़ेगा। नहीं, आप इंडिविजुअली डिमांड सप्लाई को ही देखते रहें, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है इन्हें इस तरह से देखना।